यस। तो कल जैसे मैंने बताया ना, सेलेनियम के मतलब ऑटोमेशन के काफ़ी अलग-अलग टूल है, उनमें सेलेनियम सबसे यूज़ेबल है क्योंकि ये उस टाइम पे फ्रीली अवेलेबल हुआ था। तो सेलेनियम मतलब इसके अलावा भी एक टूल था एपीएम, वो भी काफ़ी पुराना है। लेकिन एपीएम का प्रॉब्लम ये है कि वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट नहीं कर सकता। वेब बेस्ड यानी कि एप्लीकेशन के 3 टाइप होते हैं। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन जिसको हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका इक्लिप्स ले लो, इक्लिप्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको ओपन होने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत है क्या इक्लिप्स को ओपन होने के लिए? ब्राउज़र में ओपन होता है क्या ये? नहीं, डायरेक्टली ओपन होता है। तो ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, ठीक है? यानी कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप पे डायरेक्टली लॉन्च हो सकता है। एक इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दूसरे होते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन जिनको उन सॉफ्टवेयर को लॉन्च होने के लिए ब्राउज़र रिक्वायर्ड है। हमारा गूगल मीट बिना ब्राउज़र के ओपन नहीं हो सकता, राइट? ब्राउज़र रिक्वायर्ड है। ये वेब व्हाट्सएप ऐसा एप्लीकेशन है जिसको ब्राउज़र रिक्वायर्ड है। व्हाट्सएप नहीं है ये, वेब व्हाट्सएप है। इज़ इट क्लियर? इट इज़ अ सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है? इसको ओपन होने के लिए ब्राउज़र रिक्वायर्ड है। फेसबुक वगैरह जो भी है अमेज़न वगैरह, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वो बिना ब्राउज़र के लॉन्च नहीं होते। और तीसरे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन जिसको आप मोबाइल ऐप कहते हो। इज़ इट क्लियर? एंड्रॉयड ऐप, वो थर्ड टाइप है एप्लीकेशन की। इज़ इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये डेस्कटॉप बेस्ड भी अलग है, वेब बेस्ड भी अलग है और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन भी अलग है। ये 3 अलग-अलग एप्लीकेशन है। अब एक ही कंपनी तीनों एप्लीकेशन बना सकती है। अमेज़न वाले बोल सकते हैं कि हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाएँगे अमेज़न का, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाएँगे और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाएँगे, बट वो 3 अलग-अलग एप्लीकेशन रहेंगे। क्लियर? एक नहीं है। उनके पीछे का कोड अलग-अलग होता है। गॉट इट? यस। ठीक है। सो इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन फिर से शेयर की है, देख लो विज़िबल है कि नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो जो एपीएम करके टूल था वो भी ओपन सोर्स से फ्री है, लेकिन वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकता था, वेब बेस्ड को नहीं कर सकता था। इसी वजह से एपीएम किसी काम का नहीं था। तो सेलेनियम वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑटोमेशन के कैटेगरी में पहला ओपन सोर्स टूल था, इस वजह से इतना यूज़ किया गया। ठीक है? और अभी भी यूज़ हो रहा है। बाकी अभी आ रहे हैं अलग-अलग टूल, ठीक है? वो आते रहेंगे, मे बी आगे जाके कोई नया टूल ज़्यादा फेमस हो जाएगा। बट अभी जो है वो हमको सीखना है। तो अभी सेलेनियम ही है फिलहाल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कभी-कभार पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग? अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो तो मैनुअल में कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो मैनुअल में बस एक ही डिसएडवांटेज था, वो है टाइम। मैनुअल में टाइम बहुत जाता था, ठीक है? टेस्ट करने के लिए। उसमें भी अगर आप रिग्रेशन, अभी आपको पता है कि रिग्रेशन क्या होता है, राइट? तो अगर आप रिग्रेशन करेंगे, रिग्रेशन मतलब क्या? टेस्ट केस दोबारा रन कर रहे हो, रीटेस्टिंग। पहले बार वो पास हो चुके थे, राइट? अभी दोबारा टेस्ट कर रहे हो। तो मैन्युअली करेंगे तो पहली बार वो 10 टेस्ट केस रन करने को जितना टाइम लगेगा, अभी भी उतना ही लगेगा ना? यस और नो? यस। तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, उसमें टाइम जा रहा है ज़्यादा, यस सर। राइट? सो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करते हो, तो मतलब क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में चेक करेंगे। डिफरेंट ब्राउज़र पे चेक करेंगे, यानी एक ही टेस्ट केस आप डिफरेंट ब्राउज़र पे रन करेंगे, वो भी एक रिपीटेड वर्क है। एक ब्राउज़र पे वो एक टेस्ट केस रन करने में जितना टाइम जाता है, 6 ब्राउज़र पे रन करने के लिए 6 टाइम्स हो जाएगा, राइट? अगेन रिपीटेड वर्क है, कुछ नया नहीं कर रहे। तो उसपे भी टाइम एंगेज हो रहा है, ठीक है? तो रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब रिग्रेशन टेस्ट साइकिल इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा जाएगा। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग इज़ डिफिकल्ट, दैट इज़ नथिंग बट रिपीटेड टास्क, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? उसी में अगर मान लो क्रोम ब्राउज़र के अलग-अलग वर्ज़न टेस्ट करने हैं तो और भी गया, ठीक है? और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इन सब की वजह से क्या होता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है मैनुअल में, राइट? एंड ऑब्वियसली ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। तो जो काम मतलब अगर आपको ये टेस्टिंग करना है तो ह्यूमन एफर्ट्स, हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? क्रॉस ब्राउज़र भी हमें ही करना पड़ रहा है, रिग्रेशन भी हमें ही करना पड़ रहा है, तो हमारे एफर्ट ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम बचाना है तो और ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये कॉमन
डिसएडवांटेजेस है मैनुअल टेस्टिंग के। इज इट क्लियर? ठीक है। सो इसमें मेन प्रॉब्लम टाइम का था, टाइम कंस्ट्रेंट था, जहाँ पे टाइम ज्यादा जाता था। ऑटोमेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन क्या रहेंगे? जो उधर डिसएडवांटेज थे वही इधर एडवांटेज बन के आएंगे। यस और नो? इधर टाइम बचेगा। रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या? अब आपको रिग्रेशन करना है, एक बार टेस्ट केस लिख दो, कितनी भी बार रन करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? उसमें टाइम जाएगा क्या? आपका टाइम जाएगा क्या? नहीं। है ना? हम मैनुअल में भी टेस्ट केस लिखते थे, लेकिन एग्जीक्यूशन की जब बारी आती थी तो हर बार एग्जीक्यूट करना पड़ता था मैन्युअली, हर बार टाइम जाता था। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार टेस्ट क्लास बना दो, रन करने के लिए तो आपको बस रन बटन प्रेस करना है, वो अपने आप एग्जीक्यूट होते रहेगा कंप्यूटर पे, आप अपना काम कर लो। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट है कि एक ही टेस्ट केस आप कितनी भी बार रन कर सकते हो, उससे उसमें आपका टाइम बच जाता है। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग ऑटोमेशन से पॉसिबल है, क्रॉस ब्राउज़र और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग ऑटोमेशन से पॉसिबल है। यानी कि एक ही टेस्ट क्लास लिखो और 6 अलग-अलग ब्राउज़र पे रन कर दो। ठीक है? क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग अपने आप हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जब ऑटोमेशन हो रहा है, तब हम हमारा साइड बाय साइड दूसरा काम कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? आपको बस ऑटोमेशन रन करके छोड़ देना है। देन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल बी रिड्यूस्ड। अब इसकी वजह से क्या होगा? जो मैनुअल में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ रहा था, ऑटोमेशन में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा एंड ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज सॉरी एडवांटेज है। ऑटोमेशन के क्या डिसएडवांटेज है? आइडियली ऑटोमेशन के कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट ऑटोमेशन के कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो हम इसको डिसएडवांटेज से ज्यादा लिमिटेशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज रिक्वायरिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑटोमेशन कोई भी नहीं कर पाएगा ना, उसको पहले सीखना पड़ेगा, उसको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर ऑटोमेशन टूल सीख पाएगा। मैं डायरेक्टली सेलेनियम सीखा था तो आ जाता क्या आपको? नहीं। बिना जावा के नहीं, हमने भी अभी तक जावा सीखा, अभी सेलेनियम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट? तो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, तभी ऑटोमेशन कर पाएंगे। तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं हुआ ना ऑटोमेशन का? राइट, बट उसका एक लिमिटेशन है कि कोई भी ऑटोमेशन नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। यस और नो? यस सर। ठीक है। देन वी कांट डू 100% ऑटोमेशन। हम किसी भी प्रोजेक्ट को कभी भी 100% ऑटोमेट नहीं कर सकते, यानी कि हम सारे के सारे टेस्ट केसेस कभी भी ऑटोमेट नहीं कर सकते। हर टूल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे सिलेनियम जो है, वो फंक्शनैलिटी ऑटोमेट कर सकता है, फंक्शनैलिटी ऑटोमेट कर सकता है, यूआई की फंक्शनैलिटी ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन वो यूआई का जीयूआई ऑटोमेट नहीं कर सकता, यानी कि उसका ग्राफिक्स चेक नहीं कर पाएगा, बट फंक्शनैलिटी चेक कर पाएगा। लॉगिन बटन का मान लो कि साइज कितना है और कलर कितना है, ये चेक नहीं कर पाएगा लेटेस्ट से, और लॉगिन बटन बीच में दिख रहा है या पेज के कॉर्नर कॉर्नर पे दिख रहा है, ये चेक नहीं कर पाएगा। लेकिन लॉगिन बटन पे टेक्स्ट लॉगिन लिखा है क्या, ये चेक कर पाएगा। लॉगिन को क्लिक करने के बाद लॉगिन होगा कि नहीं, वो चेक कर पाएगा। ठीक है। तो टेस्ट केसेस तो हमारे जीयूआई के भी रहेंगे, राइट? यूआई टेस्ट केसेस भी रहेंगे कि यूआई सही है कि नहीं है। ये सर नो, वो एक चीज हो गई। उसके बाद ऑटोमेशन, कोई भी ऑटोमेशन टूल जब बनाया जाता है तो मोस्टली, जैसे बैंक आपको ओटीपी क्यों भेजता है मोबाइल पे? सिक्योरिटी के लिए। यस। ठीक है। हम किसी भी टूल से कोई भी सिक्योरिटी टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं कर सकते, कोई भी टूल हो, सिक्योरिटी टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं होते। इसी वजह से तो सिक्योरिटी है ना, क्योंकि ऑटोमेट नहीं होता। ये सर नो, यस सर। राइट? अगर वो भी चीजें, अभी मैंने आपको सेलेनियम सिखा दिया और सेलेनियम से मान लो वो ओटीपी कैप्चा ये सब ऑटोमेट होता है, तो आप तो लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर देते जरूरत पड़ने पे। ये सर नो, राइट? तो वो क्यों नहीं होता सिक्योरिटी टेस्ट केस ऑटोमेट? तो वो अब ऑटोमेशन के लिए डिसएडवांटेज है, बट हमारे लिए तो आइडियली एडवांटेज ही है कि वो ऑटोमेट नहीं हो सकता, नहीं तो वो टूल ही बैन हो जाते। कोई भी गवर्नमेंट उसको यूज नहीं करने देती और ना ही लोगों को सीखने देते। ये सर नो। सो वो सेलेनियम से भी नहीं होगा, और वो बाकी ऑटोमेशन टूल है उनसे भी सिक्योरिटी टेस्ट केसेस पास नहीं होते, मतलब सिक्योरिटी चेक वो वेरीफाई नहीं कर सकते कि ओटीपी जो भेजा था वही आया क्या, वही एंटर किया क्या, ये सब वो वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम 100% ऑटोमेशन कभी भी अचीव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ टेस्ट केसेस बचेंगे जो मैन्युअली करने पड़ेंगे, बट हम हमेशा मैक्सिमम ऑटोमेट करने का ट्राई करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ऑटोमेशन सिर्फ टाइम बचाने के लिए आता है। इज इट क्लियर? आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए नहीं, टाइम बचाने के लिए आता है।
जब भी टेस्टिंग साइकिल शुरू होती है सबसे पहले एसआईटी आता है। जैसे आपको सर ने पढ़ाया होगा एसआईटी एनवायरनमेंट कैसे पढ़ाया सर ने? डीआईटी, एसआईटी, रिग्रेशन, यूएटी ऐसे। हाँ, क्योंकि हर कंपनी में नाम अलग-अलग होते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सर ने कौन-सा पैटर्न पढ़ाया। तो सर ने आपको पहले डीआईटी पढ़ाया है, वहाँ पे डेवलपर लोग डेवलप करते हैं और डेवलपर लोगों का टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह वो कर लेते हैं, करेक्ट? फिर आते हो आप लोग एसआईटी में। एसआईटी में आप लोग आ रहे हो, वहाँ पे टेस्टिंग होता है। एसआईटी में जो टेस्टिंग होता है वो फर्स्ट टेस्ट हो रहा है बिल्ड को, पहला टेस्टिंग चल रहा है। पहले आप सैनिटी करेंगे या स्मोक करेंगे, ठीक है? जैसे भी सर ने बताया होगा सैनिटी या स्मोक। उसके बाद हाँ, सैनिटी। तो उसके बाद आप वहाँ पे बाकी के टेस्ट एक बार सैनिटी हो गया, सैनिटी पास हो गया तो फिर थोरोली टेस्ट करेंगे जितने भी टेस्ट केस लिखे थे, करेक्ट? Yes. ठीक है? वो जो टेस्टिंग है, वो मैन्युअली होता है, वो ऑटोमेशन से नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ठीक है? जब वो एसआईटी में टेस्टिंग हो जाता है और जब आप जाते हो रिग्रेशन में, यूएटी में, सेकंड रिग्रेशन साइकिल में, देन प्रोडक्शन में, यहाँ पे ऑटोमेशन होता है। इज़ इट क्लियर? अब ऐसा क्यों है? ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दो, एक्चुअल रिजल्ट दे दो, तो ये सिर्फ इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि जैसे कि मान लो आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, ठीक है? ये फेसबुक का एग्जांपल। आपने लॉगिन बटन को क्लिक किया, लॉगिन बटन को क्लिक करने के बाद लॉगिन होगा, कैसे वेरीफाई करेंगे? लॉगिन की यूआरएल से, होम पेज की यूआरएल से। लॉगिन करने पे होम पेज मिलेगा, यस और नो? यूआरएल बदलेंगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अमेज़न में देख लेते हैं, ठीक है? अभी अमेज़न का एप्लीकेशन है, ठीक है? अभी इसकी यूआरएल कुछ इसका अलग ही प्रॉब्लम है, इसका यूआरएल ही रैंडम आता है, ठीक है? फेसबुक में ही देखते हैं। अभी मैं ये फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यूआरएल बदलती है। ये फॉरगॉट पासवर्ड के पेज की यूआरएल है, टाइटल बदल गया, फॉरगॉट पासवर्ड आ गया, पहले क्या आया था? टाइटल, फेसबुक लॉगिन और साइन अप। तो ये सब चीज़ों से हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, हम सही पेज पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, Yes, sir. राइट? अब Yes. आपके पास तो आँखें हैं, आप देखेंगे कि यूआरएल वगैरह नहीं, आप लॉगिन कर आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आप पेज देख लेंगे, अच्छा ये फॉरगॉट पासवर्ड का पेज है, हो गया। लेकिन सेलेनियम को ये यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा, ऑटोमेशन को यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे ऐसा टेस्ट केस लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड पेज में क्या दिखना चाहिए? फॉरगॉट पासवर्ड। ये एक्सपेक्टेड पे फॉरवर्ड पासवर्ड दिखना चाहिए। फिर ये जो टेक्स्ट है इसको हम गेट करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम जावा के प्रोग्राम में लेके जाएंगे और फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, फिर ऑटोमेशन डिसाइड करेंगे पास करना है कि फेल करना है। ऐसा टेस्ट केस लिखते हैं, राइट? तो ये कब पॉसिबल है? जब एप्लीकेशन सही से चल रहा है तब पॉसिबल है, यस और नो? फर्स्ट टाइम जब एसआईटी में टेस्टिंग करेंगे तो बग तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। एक बार बग आ गया कि आपका ऑटोमेशन रुक गया, बग आ गया ऑटोमेशन रुक गया। तो जब तक पूरा टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक ऑटोमेशन करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें बग है, ठीक है, स्टार्टिंग को उसमें बग है तो ऑटोमेशन नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्योंकि पता ही नहीं है कि ये सही से चलेगा कि नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? तो क्या कहा Yes, sir. मैंने? ऑटोमेशन आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए नहीं आ रहा, वो आपका टाइम बचाने के लिए आ रहा है। कि पहला टेस्टिंग एक्चुअल वेरिफिकेशन कौन करेगा? इंसान ही करेगा मैनुअल टेस्टिंग में। इज इट क्लियर? अंडर द एसआईटी जब वो टेस्ट होके आगे बढ़ेगा, रिग्रेशन में जब जाएगा, तब रिग्रेशन में क्यों भेजा गया है? क्योंकि पहले एसआईटी में सारे टेस्ट केस पास हो गए थे, यानी कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट चेंज करने की वजह से कोई इश्यू आया कि नहीं, इतना चेक कर रहे हैं, राइट? राइट? तब हम ऑटोमेशन रन करते हैं, तब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तब अगर ऑटोमेशन रन करेंगे, कुछ इश्यू आया तो ऑटोमेशन बता देगा, तब हमें पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट चेंज करने की वजह से इश्यू आया है। इज इट क्लियर? ये ऑटोमेशन का पर्पस है कि आपका वहाँ पे टाइम बचाना है, ठीक है? बट एक्चुअल टेस्टिंग जो है वो मैनुअल में ही होता है। गॉट इट? इसी वजह से मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों सीखना पड़ता है। क्लियर? तो जो लोग बोलते हैं कि मैनुअल वालों के जॉब जा रहे हैं, इतने आसानी से नहीं जाएंगे। गॉट इट? मैनुअल टेस्टिंग खत्म नहीं हुआ मार्केट से, सिनेरियो बदला था कि ऑटोमेशन प्लस मैनुअल आना चाहिए बंदे को। सिर्फ मैनुअल वालों को जॉब नहीं है, सिर्फ ऑटोमेशन वालों की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो डेवलपर पहले ही कर सकते थे। इज इट क्लियर? sir. ठीक है, तो सिनेरियो है कि ऑटोमेशन प्लस मैनुअल
ऐसा रोल जिसके पास है उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टेस्टिंग तो मैन्युअल ही होगा। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होता, जब तक रोबोट को आँखें नहीं आती कि ये देख के वो पता कर लेगा सही है कि नहीं है, तब तक नहीं होने वाला। इज़ इट क्लियर? ठीक है? सो कहाँ पे थे हम? इधर। सो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस बोल सकते हैं, ठीक है? वी नीड टू, और एक है कि वी नीड टू मेंटेन द ऑटोमेशन टूल सच एज़ सेलेनियम। मेंटेन मतलब क्या? अभी सेलेनियम का वर्ज़न चेंज हो गया, तो चेंज करना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था, इतना आसानी से चेंज नहीं होता है। वर्ज़न चेंज करने का, फाइल चेंज करने का काम 2 मिनट का होता है, लेकिन उसके बाद पूरा टेस्टिंग फिर से करना पड़ता है। सारे टेस्ट केस रन करके देखने पड़ते हैं, कहीं पे एरर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो सब चेक करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस हमेशा रहेगा ऑटोमेशन में। इज़ इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी आप क्योंकि सेलेनियम यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेलेनियम? सेलेनियम के क्या-क्या एडवांटेजेस है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेलेनियम क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि फ्रीली अवेलेबल है। इज़ इट क्लियर? जो भी फ्रीली होता है उसको ओपन सोर्स कहते हैं। इक्लिप्स ओपन सोर्स है, जावा ओपन सोर्स है, सेलेनियम ओपन सोर्स है। आगे जाके भी कुछ लाइब्रेरीज़ देखेंगे, ओपन सोर्स है। ठीक है? तो क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसी वजह से ज़्यादा यूज़ेबल है, 90 टू 80% कंपनीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है? देन सेलेनियम जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्टेबल है। हमने कल ही साइड पे देखा था, हमने कल डिस्कस नहीं किया था इसके ऊपर, आज देख लेते हैं। सेलेनियम की साइट पे जाएँगे, डाउनलोड पे जाएँगे तो सेलेनियम के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो सेलेनियम जो है वो इन 5 लैंग्वेज में सपोर्टेबल है, और ये दुनिया की वो 5 लैंग्वेजेस है जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। इज़ इट क्लियर? सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा एक और लैंग्वेज आती है रूबी। इज़ इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये टॉप 5 लैंग्वेजेस है। इसके अलावा अगर कोई यूज़ होती होंगी तो दुनिया में कोई 1-2 ही कंपनी होंगी जहाँ पे वो लैंग्वेज चलती है, ठीक है? बट ये मोस्ट वर्ल्ड वाइड यूज़ेबल लैंग्वेज है, और इन तीनों, ये पाँचों लैंग्वेज में जो है सेलेनियम अवेलेबल है, ठीक है? यानी कि अब लैंग्वेज की डिपेंडेंसी नहीं रही। इज़ इट क्लियर? तो ये सेलेनियम का एडवांटेज हो गया। उसके बाद सेलेनियम जो है वो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग कर सकता है, मल्टीपल ब्राउज़र्स पे सेलेनियम सपोर्टेबल है। ये दुनिया के 6 ब्राउज़र्स हैं, इसके अलावा शायद ही आपने कोई नाम सुना होगा ब्राउज़र का। येस और नो? यस सर। ठीक है? तो ये 6 ब्राउज़र्स पे सेलेनियम का सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है? तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। यही पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किए हैं कि सेलेनियम कैन सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग कैन बी पॉसिबल यूजिंग सेलेनियम, यानी कि जितने ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में मोस्ट यूज़ ब्राउज़र जो है, उन ब्राउज़र पे सेलेनियम काम कर सकता है। इज़ इट क्लियर? अब आता है यस। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के क्या डिसएडवांटेजेस है? सेलेनियम का एक मेजर डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये रहेगा कि सेलेनियम जो है वो सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड है। यानी कि सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं कर सकता, स्टैंड अलोन को नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? हालांकि ये सेंटेंस कुछ दिनों में बदल जाएंगे, वो वेब बेस में भी आ जाएंगे, मोबाइल बेस में भी आ जाएंगे, फिर से सेलेनियम का स्कोप बढ़ेगा। गॉट इट? ठीक है, अभी इन्होंने एक नई लाइब्रेरी बनाई है कॉल्ड एज विनियम, WINNIUM, विनियम। ठीक है, तो विनियम इज विंडोज प्लस सेलेनियम, विंडोज प्लस सेलेनियम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, इनको ऑटोमेट करने का काम करता है विनियम। इज इट क्लियर? और विनियम और कुछ नहीं, बैकएंड में सेलेनियम यूज करता है, ठीक है? तो सेलेनियम को ही यूज करके उन्होंने विनियम करके नया टूल बनाया है। तो आगे जाके ऐसा होगा कि इसको मर्ज कर देंगे तो सेलेनियम और विनियम एक ही बन जाएंगे, ठीक है? बट जैसे मैंने आपको समझाया था, ये जो सेलेनियम है ये डोनेशन पे चलता है, ठीक है? कोई कंपनी बैठ के इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके उनको पैसे नहीं मिल रहे, ये सर, और ना ही इनके कोई डिपेंडेंट टूल्स है। तो इसी वजह से विनियम का जो डेवलपमेंट है काफ़ी स्लो है। उस लाइब्रेरी को बनने के लिए भी बहुत टाइम बाकी है। अभी उसका 10 टू 15% काम ही कंप्लीट हुआ होगा। तो अभी वो 100% ऑटोमेशन नहीं कर सकता। जैसे सेलेनियम वेब बेस का कर सकता है, वैसे विनियम डेस्कटॉप बेस का ऑटोमेशन नहीं कर सकता। उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आते रहते हैं। इज़ इट क्लियर?
ठीक है, तो उसको अभी बहुत टाइम बाकी है, तो अभी अभी भी हमारे ड्रॉबैक में ये पॉइंट रहेगा कि सेलेनियम जो है वो सिर्फ वेब बेस को ऑटोमेट कर सकता है, स्टैंड अलोन डेस्कटॉप बेस एंड हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को ऑटोमेट नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि सेलेनियम कांट ऑटोमेट ओटीपी एंड कैप्चा। ये सिक्योरिटीज है, नॉट ओनली सेलेनियम, अदर ऑटोमेशन टूल भी इसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो हो गया ड्रॉबैक कि ओटीपी और कैप्चा के जो टेस्ट केसेस है, सिक्योरिटी टेस्ट केसेस जो है वो आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे, सेलेनियम उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेलेनियम कांट सपोर्ट फाइल अपलोडिंग एंड इवन समटाइम फाइल डाउनलोडिंग आल्सो। फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। क्यों? जब भी आप अपलोड बटन पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन होता है और बोलता है कि फाइल सिलेक्ट करो, यस और नो। ये फ़ोल्डर विंडो ओपन होता है इस तरीके से। ये जो फ़ोल्डर है, ये ब्राउज़र का पार्ट है क्या? ये जो विंडो अभी स्क्रीन पे है, ये ब्राउज़र का पार्ट है क्या? नहीं, लेकिन फाइल सिलेक्ट करने के लिए यही विंडो आता है, राइट? ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है कि वो आपको इस तरीके से यूआई दिखाता है, यानी कि ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, यस और नो? ब्राउज़र रिक्वायर्ड नहीं है इस विंडो को लॉन्च होने के लिए, ये ब्राउज़र का पार्ट नहीं है। तो सेलेनियम स्टैंड अलोन को ऑटोमेट कर पाएगा क्या? नहीं। सेलेनियम अपलोड बटन को तो क्लिक कर पाएगा और ये विंडो भी ओपन हो जाएँगी, लेकिन फिर सेलेनियम इसमें से फाइल सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। इज़ इट क्लियर? यस सर। ठीक है? इसी वजह से फाइल अपलोडिंग का टेस्ट केस वहाँ पे नहीं रन कर पाएँगे। गॉट इट? दूसरा चीज़ ये कि डाउनलोडिंग भी नहीं कर पाएँगे। अगर डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट डाउनलोडिंग हो गया, तो इट इज़ ओके। लेकिन डाउनलोड होने के बाद कौन-सी फाइल डाउनलोड हुई, ये वेरीफाई कर पाएँगे क्या? जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक करने से फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है? और मान लो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे क्लिक करने से एक और पीडीएफ डाउनलोड होती है लेटेस्ट से। तो वर्ज़न पे क्लिक करने के बाद सच में सेलेनियम सेटअप डाउनलोड हुआ या पीडीएफ डाउनलोड हुई, ये वेरीफाई हो पाएगा क्या सेलेनियम से? नहीं, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए उसको सिस्टम में जाके चेक करना पड़ेगा उस फाइल का नाम क्या है। सर नो, वो फाइल का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा, यस और नो? और ये सेलेनियम नहीं कर पाएगा। क्लियर? क्योंकि ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। तो उस सेंस में यहाँ पे बोला गया है कि फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अपलोड और डाउनलोड करने के बाद वेरीफाई नहीं कर सकते कि सच में जो अपलोड करना था वही हुआ क्या, जो डाउनलोड करना था वही हुआ क्या। इज इट क्लियर? वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। ये टेस्टिंग ऑटोमेशन टूल है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वैसे तो आप किसी फाइल को अपलोड भी कर सकते हो सेलेनियम से, डाउनलोड भी कर सकते हो। बटन पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, हो गया डाउनलोड, लेकिन वेरीफाई नहीं होगा। अपलोड करने का भी एक तरीका है, कंप्यूटर का पाथ वहाँ पे कॉपी पेस्ट करवा दो, जहाँ पे ब्राउज़ बटन होता है उसके सामने एक पाथ भी होता है, वहाँ पे पाथ टाइप कर सकते हो। उसमें हम डेटा फीड कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप खुद पाथ यहाँ से कॉपी कर लेंगे और प्रोग्रामिंग में पाथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर देंगे, तो पाथ चले जाएगा उस इनपुट फील्ड पे। अपलोड को क्लिक कर दो, अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो अपलोड करना था वही अपलोड हुआ फाइल या नहीं, ये वेरीफाई नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? जो पाथ देंगे वहाँ पे जो भी है, इमेज है तो इमेज अपलोड हो जाएँगी, पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएँगी लाइक दिस। लेकिन क्या अपलोड करना था? इमेज अपलोड करना था तो इमेज ही होना चाहिए। ये चेक नहीं लगा सकते सेलेनियम से। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बीच में आता है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है सेलेनियम के, जो हमको कभी कभार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सेलेनियम का आर्किटेक्चर। सेलेनियम आर्किटेक्चर यानी कि सेलेनियम लाइब्रेरी जो है, इधर गया दिस वन। ठीक है, तो सेलेनियम लाइब्रेरी जो है, यहाँ पे कल हमने देखा था, इसमें बहुत सारे पैकेजेस एंड क्लासेस है, पैकेजेस है, क्लासेस है, इंटरफेसेस है, ये सब। ठीक है, अब आर्किटेक्चर मतलब क्या? आर्किटेक्चर मतलब सेलेनियम लाइब्रेरी के सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस और इंटरफेस और उनके बीच का कनेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस और इंटरफेस और उनके बीच का कनेक्शन, यानी कि ये सेलेनियम की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है और बाकी के जो क्लासेस है वो कहीं ना कहीं इन सब से कनेक्टेड रहेंगे। इज इट क्लियर? जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, ये सब। ठीक है, तो ये सेलेनियम के सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस और इंटरफेसेस और उनके बीच का कनेक्शन है कि ये कैसे है।
तो उस वो आर्किटेक्चर है। हम यहाँ पे सेलेनियम के सारे क्लासेस और इंटरफेस की बात नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सेलेनियम आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर अगर कोई है तो उसका नाम है सर्च कंटेक्स्ट। यहाँ से सेलेनियम लाइब्रेरी स्टार्ट होती है, सर्च कंटेक्स्ट। ये सेलेनियम लाइब्रेरी का सुपर मोस्ट इंटरफेस है। इज इट क्लियर? इंटरफेस है। जनरलाइजेशन अगर करना था तो इंटरफेस प्रेफर किया जाता था। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, दिस इज द इंटरफेस, सर्च कंटेक्स्ट। गॉट इट? यहाँ से सेलेनियम लाइब्रेरी स्टार्ट होती है। सर्च कंटेक्स्ट का एक सब इंटरफेस है। इंटरफेस एक्सटेंड इंटरफेस कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो वेब ड्राइवर एक्सटेंड सर्च कंटेक्स्ट। वेब ड्राइवर एक्सटेंड सर्च कंटेक्स्ट, तो ये कौन हो गया सर्च कंटेक्स्ट? सबके सुपर Super. सुपर। और वेब ड्राइवर कौन हो गया? Sub. सब। ये एरो उल्टा दिख रहा है, हम एरो डाउनवर्ड निकालते थे। ठीक है, ये एरो हम किस सेंस में निकालते थे एरो? कि मेथड कहाँ से, प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पे जा रही है। ये एरो किस सेंस में है? कौन किसको एक्सटेंड कर रहा है? वेब ड्राइवर सर्च कंटेक्स्ट को एक्सटेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? एरो उस सेंस में बनाए गए थे। हम प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल हो रही थी उस सेंस में एरो निकालते थे। तो सर्च कंटेक्स्ट की ही प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर में आई होंगी। ठीक है, Yes. तो एरो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि कौन किसको एक्सटेंड कर रहा है। वेब ड्राइवर सर्च कंटेक्स्ट को जो है एक्सटेंड कर रहा है, तो सर्च कंटेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी वेब ड्राइवर में इनहेरिट हो जाएंगी। यानी कि वेब ड्राइवर के पास टोटल नंबर ऑफ मेथड कितनी है? वेब ड्राइवर की खुद की नई मेथड प्लस सर्च कंटेक्स्ट की मेथड। करेक्ट? और सबके सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। Abstract. ठीक है, फिर आता है पिक्चर में क्लास। रिमोट वेब ड्राइवर नाम का क्लास है, और ये है इम्प्लीमेंटेशन क्लास। किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। वेब ड्राइवर की सारी प्रॉपर्टी रिमोट वेब ड्राइवर में इनहेरिट होंगी, और रिमोट वेब ड्राइवर फिर उन प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। और अब आते हैं पिक्चर में ब्राउजर्स। सारे ब्राउजर्स अलग अलग कंपनियों ने बनाए हैं। यस और नो? अब फायरफॉक्स ड्राइवर के कंपनी का फोन करके बोलेगा कि क्रोम ड्राइवर की कंपनी के डेवलपर को कि मेरे को कोड भेज दो, मैं भी डालता हूँ मेरे कोड में। नहीं, उसके पीछे का लॉजिक अलग होगा। किसी भी ब्राउजर को कंट्रोल करना है, यूआरएल तो यहाँ पर भी लॉन्च होती है फायरफॉक्स में, यूआरएल क्रोम में भी लॉन्च होती है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे की जो उनकी प्रोग्रामिंग है वो अलग रहेंगी। Yes. सर नो? Yes. ठीक है, वो अलग रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से ऑटोमेशन में भी जब ऑटोमेशन करना है, तो क्रोम ब्राउजर को अगर हैंडल करना है और फायरफॉक्स को अगर हैंडल करना है, तो फंक्शनलिटी सेम रहेंगी, लेकिन उसके पीछे का वर्किंग अलग रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन अलग रहेगा। इज इट क्लियर? अगर ब्राउजर को लॉन्च करना है तो क्रोम कुछ अलग तरीके से, इसके लिए कुछ अलग सेटिंग करनी पड़ेगी, फायरफॉक्स के लिए कुछ अलग सेटिंग करनी पड़ेगी। हर ब्राउजर के हिसाब से रिमोट वेब ड्राइवर की मेथड चेंज हो सकती है। यस और नो? हर ब्राउजर में उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कोड अलग अलग हो सकता है। तो इसी वजह से फायरफॉक्स, क्रोम, आई, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड ओपेरा, ये पूरे 6 के 6 ब्राउज़र रिमोट वेब ड्राइवर को एक्सटेंड करते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। अगर ज़रूरत है तो ओवरराइड करेगा, नहीं ज़रूरत है तो नहीं करेगा। इज़ इट क्लियर? ठीक है? तो इस तरीके से सेलेनियम लाइब्रेरी। अब इसमें और भी बहुत क्लासेस इंटरफेसेस है, वो कहीं न कहीं कनेक्ट रहेंगे, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये आपको एक पिक्चर दिखाता है कि सेलेनियम लाइब्रेरी बैकएंड में कैसे काम करता है। ठीक है? फ्रॉम सर्च कॉन्टेक्स्ट टू द ब्राउज़र क्लास। गॉट इट? बाकी जो है वो सारे सपोर्टिंग क्लासेस एंड इंटरफेसेस है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये कभी कभार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज सेलेनियम आर्किटेक्चर, तो ऐसे आप बता सकते हो। ये डायग्राम भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है, एज इट इज। सो ये एक क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद इसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ थ्योरी वगैरह लिखी होंगी, तो थ्योरी वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम याद रखना कौन इंटरफेसेस है और कौन क्लासेस है। ऊपर के 2 इंटरफेसेस है, नीचे के 2 लेयर में क्लासेस है। पहले सर्च कॉन्टेक्स्ट और वेब ड्राइवर, दो इंटरफेस के बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा? इनहेरिटेंस। इंटरफेस और क्लास के बीच में कौन सा रिलेशन रहेगा? इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। इज इट क्लियर? एंड 2 क्लासेस के बीच में क्या रहेगा? इनहेरिटेंस, यानी कि एक्सटेंड कीवर्ड। इतना याद रखना है। क्लियर? Yes. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए
आपको एक टास्क दिया गया है कि अमेज़न ओपन करो और मोबाइल सर्च करो। अमेज़न में जाके मोबाइल सर्च करो। तो स्टार्टिंग से समझाओ क्या-क्या करना पड़ेगा आपको? अमेज़न ओपन करो और मतलब अमेज़न में जाओ और मोबाइल सर्च करो। तो क्या-क्या करेंगे आप? पहला टास्क क्या रहेगा आपका? पहले अमेज़न वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा, देन नहीं, नहीं। पहले क्या करना पड़ेगा? ब्राउज़र यूआरएल अमेज़न का यूआरएल डालना पड़ेगा। उसके भी पहले क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्रोम ड्राइवर करना पड़ेगा। उसके भी पहले क्या करना पड़ेगा? गूगल ओपन करो। अमेज़न की कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, मतलब कौन से उससे क्या लेना देना? मैं चेक करूँगा कि अमेज़न की कंपैटिबिलिटी, मैं यूज़र हूँ अमेज़न का। ब्राउज़र यूज़र के हिसाब से ब्राउज़र सोचो। सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्राउज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट के भी पहले कुछ करना पड़ता है। इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करना पड़ता है। यस, यस, यस। ब्राउज़र इंस्टॉल करेंगे तो लॉन्च करेंगे ना? ठीक है? इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर डबल क्लिक करके वो ओपन होगा, फिर ओपन होने के बाद फिर उसमें यूआरएल एंटर करेंगे, फिर अमेज़न खुलेगा और फिर अमेज़न में जाके कुछ जहाँ पे वहाँ पे जो भी टास्क करना है वो कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से इनको भी तो करना है, इस प्रोग्राम को। लेकिन इंस्टॉल तो आपके इसमें पहले से ही है, यस और नो कंप्यूटर में। क्रोम ब्राउज़र तो पहले से इंस्टॉल। अब पहले आपको जेवीएम को बताना है कि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र पहले से इंस्टॉल्ड है, तुम उसके साथ कम्युनिकेशन करो। इज़ इट क्लियर? system.set_property which is used to set the browser specific properties। कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है और वो ब्राउज़र कहाँ पे है, यहाँ से पता चलेगा जेवीएम को। इज़ इट क्लियर? कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है, ये उस ब्राउज़र की है। इज़ इट क्लियर? हर ब्राउज़र की सेपरेट होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फायरफॉक्स की बताई थी। ठीक है? तो अगर यहाँ पे गेको डाल देते तो ये फायरफॉक्स की है। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए तो उसकी की ये होती है webdriver.ie.driver। अगर आपको ओपेरा चाहिए तो उसकी की ओपेरा इस तरीके से होती है। सफारी चाहिए तो कुछ इस तरीके से होंगी। इज इट क्लियर? हर ब्राउज़र की अलग होती है। यहाँ पे आप जो टेक्स्ट पास करते हो इस मेथड, ये जो मेथड है इट इज़ फ्रॉम जावा नॉट फ्रॉम सेलेनियम। इंपोर्ट करना पड़ा था क्या सिस्टम को? और सिस्टम को पहली बार नहीं देख रहे, system.out.println उसमें सिस्टम आया था। इज इट क्लियर? ठीक है? तो ये मेथड जावा लाइब्रेरी की है। तो इस मेथड के अंदर ऑलरेडी कुछ कोड लिखा है। तो आप यहाँ पे जो की भेजते हो ना, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट भेजते हो, इसको वो इंटरनल जाके कंपेयर करता है और वो जिस भी इफ कंडीशन से कंपेयर होता है, उस इफ का कोड रन होता है। यहाँ पे भेजी गई की अगर इसके साथ मैच की गई तो इसका इफ एग्जीक्यूट होगा। इसके इफ में क्या लिखा होगा? फायरफॉक्स ब्राउज़र से कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। यहाँ पे भेजी गई की अगर इस इफ वाले कंडीशन से मैच करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। इज इट क्लियर? आइडिया आ रहा है? इसके अंदर कुछ ना कुछ इफ एल्स में कोड रहेगा। कौन सा इफ रन करना है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा और इसी वजह से ये की मैंने मेरे मन से नहीं लिखी है। इज इट क्लियर? ठीक है? ये ऐसे ही लिखनी पड़ेगी और अगर आपने इस पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया तो ना ये क्रोम के की से मैच करेगा, ना फायरफॉक्स के, ना इंटरनेट एक्सप्लोरर के, ना ओपेरा के, ना सफारी के। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? एरर थ्रो कर देगा। गॉट इट? ठीक है? तो इसी वजह से यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए। स्ट्रिंग के प्रोग्राम हमने अभी पढ़े हैं। अगर मैं यहाँ पे w कॉल कर दूँ, w लिख दूँ कैपिटल W स्मॉल की जगह और उधर उन्होंने इक्वल्स मेथड यूज़ की है और उसमें w स्मॉल है, काम करेगा? नहीं। ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स रिजल्ट आएगा। इसी वजह से सब कुछ स्मॉल में है तो सब कुछ स्मॉल में ही चाहिए। इज इट क्लियर? जैसा वहाँ पे लिखा है वैसे ही चाहिए। तो ये की हमको ऑलरेडी आप गूगल पे सर्च करेंगे ये कीज़ मिल जाती है। उन्होंने सब लिख के रखा है कि ये कीज़ है, जो ब्राउज़र चाहिए आपको ये की यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। अब ब्राउज़र अब आप जब इंस्टॉल कर लेते हो ब्राउज़र को, तो इंस्टॉल तो पहले से ही है हमारे इसमें, हम सिर्फ जेवीएम को बता रहे हैं कि जो इंस्टॉल्ड है उसके साथ कम्युनिकेट कर लो। ठीक है? तो वो कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन जब इंस्टॉल्ड अगर हो गया तो इंस्टॉल तो बैकएंड में हुआ है। ठीक है? लेकिन आपके यूआई पे एक आपको इमेज मिलता है, यानी कि एक लोगो मिलता है। आप इसको डबल क्लिक करके लॉन्च कर सकते हो क्रोम को। राइट?
तो ये JVM को भी तो लगेगा कुछ डबल क्लिक करके लॉन्च करने के लिए, यस और नो? राइट? तो आप JVM जो है वो इस फाइल को डबल क्लिक करके लॉन्च नहीं कर सकता, ये इंसानों के लिए बनाया है, ठीक है? इसमें कुछ चीजें रहेंगी जो जिसकी वजह से JVM इसको क्लिक नहीं कर पाएगा, इसी वजह से हमने एक exe फाइल डाउनलोड की थी। इज इट क्लियर? हमने जो डाउनलोड किया था ये इसी वजह से था, ठीक है? सेलेनियम इस फाइल को डबल क्लिक करेगा तो ब्राउजर अपने आप लॉन्च हो जाएगा। इज इट क्लियर? हमारे इसमें नहीं होता है ऐसे मैन्युअली, बट सेलेनियम इस फाइल को रन करता है और इस फाइल को रन करने से जो है ब्राउजर लॉन्च होता है और यही लॉगिंग मैसेजेस आपको वहां पे दिखते हैं। यस और नो? कंसोल विंडो में यही दिख रहा था आप लोगों को, राइट? यस सो वो इसे रन करता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी में क्या बता रहे हैं, कौन सा ब्राउजर यूज करना है और उस ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए कौन सी exe रन करनी है। इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, एक बार ये हो गया तो फिर आपको ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा और उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा, फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फायरफॉक्स ड्राइवर लॉन्च होगा। इज इट क्लियर? और लॉन्च करते वक्त यहाँ पे दी गई फाइल को रन करेगा वो, और यहाँ पे दिए गए ब्राउजर को यूज करेगा, यहाँ पे दी गई exe को रन करेगा जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इज इट क्लियर? यस ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसमें URL एंटर कर सकते हो। इज इट क्लियर? URL एंटर करने के लिए कौन सी मेथड है? गेट मेथड है। गॉट इट? ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पोर्शन हम कल देखेंगे। ठीक है, आज एक बार जिनको प्रॉब्लम है वो एक बार ठीक से चेक कर लो सारे वर्जन्स, और एक बार नहीं होता है तो फायर